आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिख कर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये सेशन ले रहा हूँ जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इधर मैंने सोचा है कि इस गेस्ट पेपर को कैसे यूज़ करना है एग्ज़ाम के लिए, किस तरह से इसको पढ़ना है, इनके टॉपिक्स को किस तरह से तैयार करना है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस गेस्ट पेपर को जो पढ़ना है जिन्होंने परचेज किया है। और मैं इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी तो नहीं लेकिन जो कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस हैं तो उन्हें मैं कराऊंगा, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं जो मटेरियल देख रहे हैं यूट्यूब पे उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए। तो ये जो गेस्ट पेपर है BHIC 105 का, ठीक है। तो इसमें मैं आज ये जो सेशन में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसे किस तरह से, जिन स्टूडेंट्स के पास ये गेस्ट पेपर है उन्हें इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, साहित्य का इतिहास। तो आपके जो इसमें, आपको इसमें जो हेडिंग्स है, ठीक है, उनके हिसाब से पढ़ना है। कि क्या होता है कि कभी कभी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उनमें जो है कई सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, लेकिन इग्नू में जो लास्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें इन टॉपिक से प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये तो मैंने प्रश्न किया नहीं है। आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उसी में कई सारे जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास, तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग दिया गया है भाषा की उत्पत्ति, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आदिकाल में जो साहित्य था उनके बारे में बताया गया है। फिर नीचे आपको भक्ति काल में जो साहित्य के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद जो है रीतिकाल आता है, तो रीतिकाल के साहित्य के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब ये सेकंड प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो वापस हम पहले प्रश्न पे जाते हैं। तो पहले प्रश्न पे यहाँ पे लिखा है कि साहित्य का इतिहास। अब अगर हमसे केवल ये पूछे प्रश्न में कि साहित्य के इतिहास की जानकारी दीजिए, तो हमें भाषा की उत्पत्ति नहीं लिखना है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि भाषा की उत्पत्ति और एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी या उल्लेख कीजिए, तो हमें दोनों चीज को मिक्स करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये हेडिंग में इसको इंक्लूड किया है क्योंकि काफी बार इवन दो इग्नू में पूछा गया है कि भाषा की उत्पत्ति एवं साहित्य के इतिहास, भाषा एवं साहित्य के इतिहास के विषय में जानकारी दीजिए या उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न आया है, ठीक है। इसलिए कई बार केवल ये इतना ही प्रश्न आया कि साहित्य के इतिहास की जानकारी दीजिए। जब इतना आया है तो आपको जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको भाषा की उत्पत्ति के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था इस गेस्ट पेपर के बारे में। आइए सॉरी, इस प्रश्न को, इसका जो आंसर है उसे देखते हैं। तो भाषा की उत्पत्ति में है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृताभास भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करना भी आवश्यक है। सामान्यतः
कि अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के रूप में कई रूप थे और उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी की ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो 10वीं शताब्दी थी, तो 10वीं शताब्दी में ही ये प्रश्न उठने लगा कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत और प्राकृत ये हमारे देश में जो है प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्राकृत भाषा है और उसके आसपास और भी कई सारी जो भाषाएं बोली जाती थी जो अपभ्रंश भाषाओं में आती हैं, तो उनके ही अपभ्रंश यानी प्राकृत के ही अपभ्रंश से हिंदी का भी जो है हिंदी भी की उत्पत्ति भी हुई है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है। इसके अलावा अब हम सीधे जो ये टॉपिक है आदिकाल, इस पे आते हैं। आदिकाल का जो समय है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक है। तो 11वीं सदी के लगभग देश भाष हिंदी का रूप अधिक स्फुट होने लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, देसी भाषा जो है, जो सबसे पहले क्या है, जो हिंदी भाषा तो उसको कब नाम दिया गया, उससे पहले इसको देशी भाषा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जो बोलियां बोली जाती थी उनको देशी भाषा बोला जाता था, देशी भाषा के नाम से जाना जाता था। तो इसमें ये इस लाइन में ये कह रहा है कि 11वीं सदी के लगभग देशी भाषा का हिंदी रूप अधिक स्फुट होने लगा था। मतलब कि जो है देशी भाषा में से ही हिंदी जो है स्फुट हो रहा था। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्राय युद्धरत रहा करते थे, यानी या तो आपस में लड़ते थे या जो विदेशी आते थे उनसे जो है युद्ध में शामिल रहते थे, ठीक है। तो इन्हीं राजाओं की संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथा के नाम से अभिहित किया गया। इन वीर गाथाओं को रासो कहा जाता था, या रासो कहा जाता है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि उस जो ये समय काल दिया गया है, ठीक है, आदिकाल में, इस समय जो है जो पश्चिमी हिंदी प्रदेश की बात की गई है, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो राजपूत राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे, या कोई विदेशी आक्रमणकारी हो गया तो उनसे युद्ध किया में जो है संलिप्त रहते थे। तो उस समय जो उनके संरक्षण में जो साहित्यकार थे उनको चारणों या भाटों को बोला गया है, ठीक है। तो जो ये क्या करते थे, राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथा किया करते थे। इसका मतलब ये है कि जो राजा की जो प्रशंसा में जो काव्य या वीर गाथा लिखा जाता था या गाया जाता था उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इन वीर गाथाओं को रासो कहा जाता था, समझे। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ साथ उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। तो जैसे एक सिंपल में अगर कहूँ कि जैसे कि पहले जो है एक अभी इस समय जो है अगर कोई बायोडाटा किसी का बायोग्राफी जो लिख रहे हैं, सॉरी, बायोग्राफी जो लिखी जाती है, ठीक है, तो इसी तरह का जो है ये उस समय हुआ जाता था। ऐसा जो कोई राजा जो है जिसने आश्रय दिया है किसी को, साहित्यकार को या संगीतकार को, तो वो उनके जो है उनके लिए जो है इस तरह की रचना करे या जो है जो संगीतकार है वो जो है गाना गाए। तो इस तरह का जो सिस्टम था उस समय। तो शौर्य और पराक्रम और ओजस्वी, उन राजा के ओजस्वी होने के वर्णन के साथ साथ उनके जो प्रेम प्रसंग थे उनके बारे में भी उल्लेख किया करते थे। ऐसी जो वीर गाथा या ग्रंथ या जो भी उस समय अलग अलग जो हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कि अब्दुल रहमान के संदेश रासक, नरपति नाल बीसल देव रासो, ये अपभ्रंश हिंदी में लिखी गई है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के जो के लिए ये जो शौर्य पराक्रम और या ओजस्वी वीर गाथा जो उन्होंने लिखा था, तो उसको पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरह की चीजें हैं। रासो ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्रायः प्रेम दिखाया गया है। ठीक है, इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। तो इस ऑब्वियसली जो रचना की जाती है उसमें थोड़ा सा मतलब जो है बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा सा मतलब बताया जाता है। अ, लेकिन अगर देखा जाए तो जो बेसिक घटना होती है इसी के आसपास होता है। रासो वीर गाथा, वीर गति, बीसल देव रासो और आल्हा आदि, इस तरह के जो मतलब बीसल देव रासो और आल्हा, ये जो ये रासो वीर गति और प्रबंध काव्य, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो आदि, तो ये दो तरह के रूपों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वीर गति के जो रासो वीर गति में जो लिखा गया है बीसल देव रासो के बारे में और आला के बारे में। ठीक है, तो एक टाइप का ये हो गया। दूसरा जो है प्रबंध काव्य है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो आदि के रूप में लिखा गया। तो इन दो रूपों में लिखे गए थे जो जो रास ग्रंथ होते हैं। इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियां चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हो, पर इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। ठीक है, तो जो भी चीजें जो उस समय प्रचलित थी, तो ये एक मौखिक परंपरा के रूप में भी इनकी वीर गाथाओं का जो है वर्णन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता चला आ रहा है। तो इनमें शौर्य और प्रेम और ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्धि प्रतियां चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हो, पर इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। तो ऐसा जैसे कि जो वीर गाथाएं हैं वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक मतलब चलती आ रही है। ठीक है, तो जो ये कहा जाता है कि ऐसा हुआ है इसलिए लोग जो है इनकी वीर गाथाएं गाते चले आ रहे हैं। तो ये तो चीज असंदिग्ध है। भले ही ऐतिहासिक दृष्टि से जो चीजें लिखी गई हैं हो सकता है उनके टाइम फ्रेम में या डेटिंग में या काल में जो है वो उससे मैच नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जो लोग बोलियां जो वीर गाथाएं मौखिक परंपरा के रूप में जो चली आ रही है, तो ये एक चीज जो इसको बनाती है वो यह है कि ये असंदिग्ध मानी जाती है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी काल अवधि में मैथिली कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरह से हम पढ़ तो इतिहास रहे हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा साहित्यिक झलक आ रहा है इसके उत्तर में। ठीक है, तो इस तरह की अब इसमें जो है आप इतना अगर इस टॉपिक में कर लेंगे आदिकाल के बारे में, आपको बेसिकली जो है इतना याद रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो है पश्चिमी हिंदी प्रदेश में छोटे छोटे राजपूत थे, आपस में लड़ते थे और विदेशी जो आक्रमणकारी आते थे उनसे लड़ते थे। तो उनके अंडर में जो काम करने वाले जो जो उनके संरक्षण में जो रहने वाले जो चारण या भाट थे वो राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीर गाथा अभिहित किया करते थे, यानी लिखा करते थे, जिन्हें वीर गाथाओं इन वीर गाथाओं को रासो कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही अब आप लिखेंगे एक दो लाइन तो आपका जो है ये इस टॉपिक में हो जाएगा। अब क्या होता है कभी कभी आपसे एक जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें एक वर्ड लिख देगा, उसमें लिखा होगा प्रश्न की निम्नलिखित का संक्षिप्त में आंसर दीजिए या विवरण दीजिए। ठीक है, नीचे लिखा होगा आदिकाल, उसके अलग अलग टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको अगर आदिकाल पूछ दे तो आदिकाल के बारे में आपको जो है 100 शब्दों का कुछ न कुछ लिखना आना चाहिए। कुछ आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप 100 वर्ड्स में कुछ लिख सके। ठीक है, तो इसमें आप जो है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, ठीक है, आल्हा, ये बीसल देव रासो, इनके बारे में जो है याद रखिएगा। और आदिकाल में जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं इनमें से भी आप कुछ थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो हो गया, दलपति विजय खुमान रासो हो गया।
ठीक है। नरपति नाल, बिसल देव रासो, ये ऊपर हमने भी देखा था। ठीक है। इसी तरह जो है नल सिंह का है विजयपाल रासो, और जल कवि का बुद्धि रासो। आपको जो इजी लगे 4-5 इसमें से आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देने के लिए। तो ये टॉपिक, इसके बाद जो है अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, तो इनका जो है किस्सा चाह दरवेश, किस्सा चाह दरवेश और खालिक बारी, ये आप याद रख लीजिएगा। भक्ति काल अब आता है 1375 से 1700 ईस्वी तक। तो भक्ति काल में क्या था कि 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई थी। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और अवंडरों की प्रधानता हो चली थी। तो ये लाइन बेसिकली ये कह रहा है कि 13वीं सदी तक आते आते जो है धर्म जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। लोगों के अंदर जो है एक तरह से अंधविश्वास फैल गया था। यहाँ तक कि जो शास्त्रों के जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भी थोड़ी सी आवंडर और रूढ़ियों में थोड़ा सा फंसते चले गए थे। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुक्ता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ठीक है। अब लोग जो क्या है कि जो कहते हैं ना कि ये जो दुनिया है ये सब माया है। ठीक है। तो इसी के प्रभाव में इस तरह के जो है लोग जो है लोक विमुक्ता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ठीक है। और लोग जो है वो जो है थोड़े से मतलब क्या कह सकते हैं कि जो धर्म की जो गड़बड़ी से जो समाज में गड़बड़ी आई, तो उस चीज में फंस गए थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारत व्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्ष, विधायक, सामाजिक और व्यक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। तो बेसिकली जो भक्ति आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था, ऐसा भारत देश के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर कोई सुधार करना है तो धर्म में से ही रास्ता निकालना सबसे आसान तरीका होता है। क्योंकि लोग जो है अब जितने भी जो सत्संग वगैरह होते हैं, वो तो सत्संग में से लोगों को समझाया जाए तो लोग जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है। रामचरितमानस से समझाया जाए लोग जल्दी समझ जाते हैं। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो भारत व्यापी था ये आंदोलन, और एक सांस्कृतिक आंदोलन भी इसे कह सकते हैं और एक सामाजिक आंदोलन भी इसे कह सकते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण के आलावर संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग शुरू हुआ था। वहां शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। इस चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से एक के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिनकी शिष्य परंपरा में आने वाले रामानंद ने, जो कि 15वीं सदी, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। तो रामानंद ने राम ब्रह्म के स्थानपन्न थे, जो राक्षसों का विनाश और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए संसार में अवतरित हुए थे। तो बेसिकली जो है राम भक्ति में इसमें जो है प्रचार किया इनके द्वारा जो है रामानंद की जो शिष्य परंपरा थी। ठीक, रामानुजाचार्य के जो शिष्य जिनकी शिष्य परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली, तो उन्होंने जो है राम भक्ति का प्रचार किया। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर भी विशेष बल दिया। तो यही है, जो भक्ति के जरिए ही जो है समाज में जो भी चीज जो कुरीतियां थी उनको भी समाप्त करने की कोशिश की गई। राम की सगुण और निर्गुण दोनों को मानने वाले 2 भक्तों कबीर और तुलसी को इन्होंने प्रभावित किया। अभी आपको समझना होगा कि सगुण क्या होता है, निर्गुण क्या होता है। ठीक है। जो सगुण उसे बोलते हैं कि जो राम को सशरीर समझे। ठीक है। निर्गुण उसे बोला जाता है जहाँ पे राम जो है वह एक सशरीर नहीं है, मतलब वो राम जो है पूरे जो है अब वो जो है ब्रह्मांड में विलिप्त है। ठीक है। वो एक शक्ति के रूप में है। ठीक है। वो कोई अब वो जैसे कि राम जी जो थे वो उन्हें बोला जाता है पुरुषोत्तम, तो वो सगुण रूप हो गया। ठीक है। अब जब हम राम को ईश्वर बोलते हैं तो वो उनका निर्गुण रूप हो गया। ठीक है। तो ये 2 रूपों की को समझना जरूरी है। तो इन दोनों रूपों को मानने वाले कबीर जो थे वो
और तुलसी। तो तुलसी जो है वो सगुण को मानते थे और निर्गुण निर्गुण को जो है कबीर मानते थे, ठीक है। और इन्होंने किन्होंने प्रभावित किया, तो ये जो रामानंद थे, विष्णु स्वामी की शुद्ध द्वैत मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। तो ये कौन मार्ग चलाया था? वल्लभाचार्य ने। और 12वीं सदी से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली वल्लभ का पुष्टि मार्ग था। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ तक आपने कर लिया जो है कि कबीर और तुलसी तक, तो इतना तुलसी जी तक तो इतना काफी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें काफी डिटेल से दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई प्रश्न तैयार किया जाता है तो उसके सभी डायमेंशन जो है उत्तर में डाले जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ने के लिए इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो जहाँ पर ये पूरा हम एग्जाम में लिख सकते हैं वो यहाँ तक है, ठीक है। क्योंकि अगर अब प्रश्न आएगा तो 100 प्रश्न अगर केवल भक्ति काल के बारे में पूछे, शॉर्ट टाइप प्रश्न, तो इतना से लेकर के इतना तक जो है 150 शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से भी काफी है। अगर साहित्य के इतिहास के बारे में पूछेगा तो आप जो है रीतिकाल के बारे में लिखेंगे, भक्ति काल के बारे में लिखेंगे, आदिकाल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है काफी इसमें लंबा आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल में हिंदी, ये पूरा जो पैराग्राफ है कि ज्ञानश्रेय शाखा के प्रमुख कवि कबीर पर तात्कालिक विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। उनकी रचनाओं में धर्म सुधारक और समाज सुधारक का विशेष रूप प्रमुख है। अब जब अगर आपसे कबीर के बारे में पूछ देगा तो आप ये पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस गेस्ट पेपर का यूज करना है। जो भी टॉपिक है, अगर किसी जैसे कि कबीर यहाँ पे शब्द आया है तो कब यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात, ज्ञान श्रेय शाखा के बारे में बात हुआ है, तो आपसे अगर ज्ञान श्रेय शाखा के बारे में पूछे, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक जो है इस तरह से ये पूरा पूरा पैराग्राफ लिख देना है। अगर ज्ञान श्रेय शाखा ये शब्द पूछ दे तो ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि कबीर पर तात्कालिक विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। इन पर जो है कबीर जो थे कई धार्मिक प्रवृत्तियों का जो है और दार्शनिक मत जो थे, जो से सूफी संत और जो है बाकी साधु संत, ये सबका जो है इनके ऊपर प्रभाव था। तो उनकी रचनाओं में धर्म सुधारक और समाज सुधारक का दोनों प्रकार का विशेष रूप इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया और जो बाहरी आबंडर है, बाह्य आबंडर रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर उन्होंने तीव्र कुशाघात किया, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कुशाघात किया या कुष्ठघात किया, ठीक है। मनुष्य की क्षमता का उद्घोष कर उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव दिलाया। तो इन्होंने यह एहसास दिलाया लोगों को, ठीक है, जो वो लोग जो अपने आप को निम्न समझते थे, उनको उनकी मनुष्य की जो क्षमता होती है उसका उद्घोष करके उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि आपके अंदर भी आत्म गौरव है और आप भी जो है आत्मसम्मान के साथ जो है आप भी उठ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भाव इन्होंने इनके रचनाकारों से मनुष्य को प्राप्त होता था। इसलिए जो है ये काफी बड़े धर्म सुधारक और समाज सुधारक भी माने जाते हैं। इस शाखा के अन्य कवि जैसे रैदास और दादू दो हैं। प्रेम श्रेय द्वारा के धारा के सर्वप्रथम कवि जयसी हैं, जिनका पद्मावत अपनी मार्मिक प्रेम व्यंजना कथा रस और सहज कला विन्यास के कारण विशेष प्रशंसित हुआ है। इनकी अन्य रचनाओं में जैसे अखरावट और आखिरी कलाम आदि है, इन जिनमें सूफी संप्रदाय संगत बातें हैं। इस धारा के अन्य कवि है कुतुबुन मंजन, उस्मान, शेख नबी और नूर मोहम्मद आदि, ठीक है। इतनी सब चीजें हो गई है ये। अब हम देखेंगे रीतिकाल। रीतिकाल जो है 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है।
हिंदी में एक नया मोड़ है रीतिकाल। इस विशेषतः तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों से उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। रीति या काव्य रीति जिसकी भी बात की जाए तो इनका प्रयोग जो है काव्य शास्त्र के लिए हुआ है। इसलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा जाता है। तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में हिंदी में जो रीति शब्द हैं और काव्य रीति शब्द हैं, इनका प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ है और इनके जो काव्य शास्त्र में संबंधित सामान्य जो सृजन प्रवृत्ति है उसमें जो रस अलंकार आदि के जो निरूपक हैं, अगर ये ग्रंथों में नजर आए तो इन्हें हम रीति काव्य कहते हैं। समझे? इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों से मिलते हैं। तो ये जो है काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में जो पुरानी परंपराएं हैं, जैसे कि संस्कृत में थी, प्राकृत में थी, अपभ्रंश जो छोटी छोटी भाषाएं थी, देसी भाषाएं, फारसी और हिंदी, इनके जो आदिकाल तथा काव्यकाल की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में जो प्रवृत्तियों में भी मिलते हैं। तो रीतिकाल रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया। ठीक है, जो ये थे आचार्य केशव दास, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका है। तो ये आप जो है रीति काव्य के बारे में लिख सकते हैं। रीति काव्य के बारे में जो है रीति के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। जो रीति काल के कवि थे वो राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। वहां मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऑब्वियसली जहाँ पे राजा रहेंगे, रईस रहेंगे, तो वहां पे जो है संगीत वगैरह चलेगा ही। तो ये कला विलासता का वातावरण था। बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन वहां उक्ति व चित्र समझा जाता था। ये काफी अटपटा शब्द है सॉरी। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ सकते हैं कि जो बौद्धिक आनंद, जो बुद्धि को जो आनंद करे, जो दिमाग को जो सूद करे, तो इसके लिए जो मुख्य साधन था वो संगीत ही था। ठीक है, तो ऐसे वातावरण में जो साहित्य जो लिखा जाता था अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला व चित्त से युक्त था। पर इसी समय प्रेम के स्वच्छंद गायक भी हुए, जिन्होंने प्रेम की गहराइयों का स्पर्श किया। तो मात्रा, काव्य गुण दोनों ही दृष्टियों में इस समय का नर नारी प्रेम और सौंदर्य की मार्मिक विवेचना करने वाला काव्य साहित्य महत्वपूर्ण है। तो रीति काव्य मुख्यतः जो है मासल श्रृंगार, इसमें नर नारी जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है, अधिक काव्य मुस्तक शैली में है। तो इस तरह से आप ये जो है टॉपिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर मैं कहूँ तो इतिहास के सब्जेक्ट में बिल्कुल हिंदी साहित्य ऐसा लग रहा है जैसे हिंदी ही हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है ऐतिहासिक स्रोत से के रूप में गुप्त काल की चर्चा करिए, आप पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें नाग शक्ति, दक्षिण में वाकपाट तथा पूर्वी में गुप्त वंश के बारे में जो राजवंशों का उदय हुआ था, तो उसमें जो ऐतिहासिक स्रोत है उसकी बातें की गई हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कराना चाहता हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चोल और चालुक्य साम्राज्य में अंतर। अब आपको जो प्रश्न है, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि चोल
साम्राज्य के बारे में लिखिए या चालुक्य साम्राज्य के बारे में लिखिए, तो आपको जो है दोनों को अलग अलग साम्राज्य के रूप में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चोल और चालुक्य के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि चोल और चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत के महान साम्राज्यों में से एक है। चोल और चालुक्य वेंगी तुंगभद्रा दोआब पर, तो दोआब जो है दो नदियों के बीच में होता है, दोआब पर कब्जा प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते थे। तो ये दोनों आपस में जो है युद्ध वगैरह किया करते थे। चोल शासक राजेंद्र ने पांड्या का खात्मा किए और उसके बाद गंगाईकोंड की उपाधि ग्रहण की। चोल की नौका और विमान शैली गोपुरम काफी प्रसिद्ध है। अब यहाँ से हम जो है पढ़ेंगे चोल क्या होता था। आरंभिक चोल इतिहास के बारे में, आरंभिक काल से ही चोल शब्द का प्रयोग इसी नाम के राजवंश द्वारा शासित प्रजा और भूभाग के लिए व्यवहृत होता है। संगम युगीन मणिमैल के ने में चोलों को सूर्यवंशी कहा है। तो ये संगम युग में ये जो थे मणिमैल के, इन्होंने चोलों को क्या कहा था? सूर्यवंशी। चोलों के उल्लेख अत्यंत प्राचीन काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। जब हम चोलों की बात करते हैं तो उनका जो इतिहास में हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये अत्यंत प्राचीन काल से प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख उपलब्ध है। किंतु इन्होंने संगम युग में ही दक्षिण भारतीय इतिहास को संभवतः प्रथम बार प्रभावित किया है। संगम काल के अनेक महत्वपूर्ण चोल सम्राटों में करी काल अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। तो कई सारे संगम काल में जो कई सारे सम्राट थे, चोल सम्राट, तो उसमें एक सम्राट थे करी काल, ये काफी ज्यादा जो है प्रसिद्ध हुए थे। तो संगम युग के पश्चात चोल का इतिहास जो है कुछ ज्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं है। अब चोल वंश के संस्थापक के बारे में जानते हैं कि ये आप ये हेडिंग वगैरह जो है ना, ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। और उस हेडिंग में जो है आपको उस हेडिंग से, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको 2-4 लाइनें दिमाग में आपके रहना चाहिए। इस चोल वंश का संस्थापक विजयलाल, जो कि 1850 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक थे, पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। तो पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। तो उदयपुर प्रदेश के शासक तो थे, लेकिन वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। उनके ऊपर जो है पल्लवों का जो है पल्लवों की जो है उस वहां पर क्या कह सकते हैं कि मजबूत पकड़ थी, ठीक है। तो विजयलाल की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयलाल के पश्चात आदित्य प्रथम 1871 से 907 तक की आदित्य प्रथम थे। तो इसके बाद प्रांतक प्रथम हुए, तो वो 1907 से लेकर के 1955 तक। इसके बाद जो है क्रमशः शासन इन्होंने किया था। प्रांतक जो है प्रथम में पांड्य सिंघल नरेशों की प्रांतक प्रथम ने पांड्य सिंघल नरेशों की सम्मिलित शक्ति को, जैसे पाल्लवों, बाड़ों, बैंडुबों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया था। तो ये जो प्रांतक प्रथम थे, इन्होंने जो पांड्यों की सम्मिलित शक्ति में जो पल्लव, बाड़ों, बैंडुओं, ये सब राजाओं को के अलावा राष्ट्रकूट के जो द्वितीय कृष्ण द्वितीय थे, उनको भी पराजित किया था। तो चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक ही था। ऑब्वियसली जब इन्होंने इतने युद्ध लड़े और इतनी शक्तियों को इन्होंने हराया, और इनका जो शासन काल था ये भी हम देख रहे हैं कि 907 से लेकर के 955 ईस्वी तक था। तो लगभग मान सकते हैं कि लगभग 50 साल तक इन्होंने शासन किया। तो इसलिए इन्हें वास्तविक जो चोल वंश है उनका वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।
उसने लंकापति उदय 1945-53 के समय सिंघल पर भी एक असफल आक्रमण किया। ठीक है, जो सिंघल सिंघल आप समझते हैं, सिंघल श्रीलंका की बात हो रही है, पर एक असफल आक्रमण किया। परांतक अपने अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय द्वारा 1949 ईस्वी में बड़ी बुरी तरह पराजित हुआ। इस पराजय के फलस्वरूप चोल साम्राज्य की नींव हिल गई। परांतक प्रथम ने के बाद 32 वर्षों में अनेक चोल राजाओं ने शासन किया, और इनमें से जो मुख्य हैं गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल या परातक, ये परातक द्वितीय ये प्रमुख जो थे शासक थे, जो कि परांतक प्रथम के बाद आए। तो इतना है डिटेल। इसके अलावा और भी कुछ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि जो इसमें जो चालुक्य राजवंश है, चालुक्य राजवंश के बारे में भी अगर प्रश्न इस तरह आए चोल और चालुक्य राजवंश के दोनों के बारे में, तो आपको थोड़ा थोड़ा दोनों में लिखना होगा। अगर आप केवल चोल के बारे में पूछे तो आपको चोल के बारे में लिखना होगा, चालुक्य के बारे में पूछे तो इस तरह से। तो चालुक्य राजवंश जो है, राजवंश कई शाखाओं में विभक्त था। यह भी कहा जाता है, यानी किंवदंती है कि चालुक्यों का मूल वास स्थान अयोध्या था, जहां से चलकर उस परिवार का राजकुमार विजयादित्य दक्षिण पहुंचा और वहां अपना राज्य स्थापित करने के प्रयत्न में पल्लवों से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसके बाद जो उनके पुत्र विष्णुवर्धन के कदंबों और गंगों को परास्त किया और वहां अपने राज्य की स्थापना की। पुलकेशिन प्रथम का एक उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम था, जो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। उसने कदंबों, गंगा और मौर्यों को पराजित किया और अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित प्रदेश कुछ और भाग मिला लिए। जो उसकी उनके इन्होंने जो है पुलकेशिन प्रथम ने का एक उत्तराधिकारी थे जिनका नाम है कीर्तिवर्मन प्रथम, और इन्होंने 6ठी शताब्दी में किनको किनको हराया था, कदम्बों, गंगा और मौर्यों को पराजित करके। जो उनके पूर्वजों ने जो जमीन कुछ अर्जित किया था उसमें और भी भाग मिला लिए। तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो 609 में सिंहासन पर बैठा, एक बड़ा युद्ध अभियान जारी किया और मैसूर के कदम, कोंकण, मौर्य, कन्नौज के हर्षवर्धन और कांची के पल्लवों को परास्त किया था, तथा लाट, मालवा और कलिंग पर विजय प्राप्त की। उनके छोटे भाई जो विष्णुवर्धन है ने अपने लिए आंध्र प्रदेश जीता, तो बादामी राज्य में मिला लिया। उससे सन 615 और 616 में इस राजकुमार को आंध्र का प्रमुख या मुख्य शासक नियुक्त किया, और तब उसका शासन राजकुमार और उसके उत्तराधिकारियों के हाथों में रहा, जो पूर्वी चालुक्यों के रूप में प्रसिद्ध थे। तो संभवतः पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव नरसिंह वर्मन से सन 642 में युद्ध करते हुए प्राण दिए। तो ये चालुक्य राजवंश के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी हो गई। अब ये जो मेरे गेस्ट पेपर में ये खास बात है कि इसमें जो टॉपिक बताया गया है, जो प्रश्न कर रहे हैं, तो उस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो रह जाते हैं उसे भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने चोल के बारे में पढ़ा, चालुक्य के बारे में, अब पल्लव भी इनके साथ ही इंपॉर्टेंट है। जब चोल चालुक्य की बात होती है तो साथ में पल्लव भी अपने आप में, क्योंकि ये एक ही समय काल के थे और इनके बीच में युद्ध वगैरह काफी हुए हैं, तो पल्लव का भी जिक्र आता है। तो हो सकता है कि इग्नू ने चोल चालुक्य के बारे में एक साल पूछा है, प्रश्न आए हैं, तो पल्लव के बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को भी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी इस तरह से इस गेस्ट पेपर में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आप जो है पल्लव के बारे में थोड़े से इनपुट्स ले सकते हैं। जैसे कि अब ये जो टॉपिक है कि चोल, चालुक्य और पल्लव, तो ये तीनों का जो है एक जो समय, एक ही समय काल था, तो इसमें तीनों का जिक्र है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक चीनी यात्री युआनचुआ ने उसके राज्य का भ्रमण किया, जिसके संस्मरणों से उस काल के दक्षिण की आंतरिक स्थिति की झलक प्राप्त हो सकती है। तो पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष तक दक्षिण का प्रांत पल्लवों के अधिकार में था। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो जो 13 वर्ष तक जो पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु होगी, तो उसके बाद जो है
13 वर्ष तक दक्षिण का जो प्रांत था उस पे जो है पल्लवों का अधिकार आ गया था। तो 655 ईस्वी में उसके बेटे विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लवों के अधिकार से अपना राज्य पुनः वापस ले लिया। उसने अपनी सेनाएं लेकर पल्लवों पर आक्रमण कर दिया और प्रदेश के एक भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, ये विक्रमादित्य प्रथम के बारे में बात हो रही है। यद्यपि यह प्रभुत्व बहुत अल्प समय तक रहा, कुछ ही समय तक रहा, और उसके प्रपौत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों से पुनः बैर ठान लिया और उसकी राजधानी कांची को लूट लिया। तो विक्रमादित्य द्वितीय ने राज्य कालांतर्गत यानी कि 733 से 745 ईस्वी चालुक्य राज्य के उत्तरी भाग पर सिंध ने के अरबों ने आधिपत्य जमा लिया, किंतु अवनिजनाश्रय पुलकेशी नाम के उसके सामंत ने, ये नाम है, ठीक है, इस नाम के सामंत, उसके सामंत ने, जो चालुक्य वंश की पार्श्ववर्ती शाखा का सदस्य था तथा जिसके मुख्य स्थान नौसारी में था, आधिपत्यकारियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया और उसका पुत्र उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन द्वितीय 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट दानी दुर्ग द्वारा पदच्युत किया गया। तो ये पल्लवों के बारे में है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें चालुक्य के बारे में भी है, तो चालुक्य के बारे में हमने काफी कुछ ऊपर पढ़ लिया है। अब इसमें और डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ इसमें है। तो जिस इतना इसलिए टॉपिक में दिया गया है कि अगर किसी को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो तो वो थोड़ा सा और जो है इसमें गहन जा सकता है। लेकिन अगर किसी को चोल चालुक्य और पल्लव के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भूल गए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम कुछ ही दिन में है, 2-4 दिन में, तो इतना डिटेल में आप बस इनपुट्स आपको लेना होता है और उसी को बार बार रिवाइज किया जाना चाहिए, तो ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में सभी चीज़ें जो है दिमाग में रह पाती है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे लेस टाइम में, तो ये जो है उसकी जो भूलने की प्रवृत्ति है ज़्यादा रहती है। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत में वास्तुकला का उल्लेख कीजिए। तो ये इसमें जो है मंदिर निर्माण शैलियों के बारे में भी बात किया गया है। तो ये टॉपिक वाइज जब एक प्रश्न है उसमें जो सब टॉपिक है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे प्रश्न अगर पूछ दे कि नागर शैली मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में बताइए, ठीक है, तो ये इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण वास्तुकला हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक वास्तुशिल्प मुहावरे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग से उभरा, जो 16वीं शताब्दी तक अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। इसमें मुख्य रूप से हिंदू मंदिर ही होते थे। तो जो बेसिकली द्रविड़ वास्तुकला में हिंदू, जब दक्षिण की भारत की वास्तुकला को ही द्रविड़ वास्तुकला बोला गया है, तो हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक वास्तुशिल्प मुहावरे हैं। तो मतलब कि जब हम दक्षिण भारत में वास्तुकला की बात करते हैं तो जो हिंदू मंदिर वास्तुकला में जो द्रविड़ वास्तुकला है वो एक तरह के वास्तुशिल्प के मुहावरे हैं, मतलब काफी उत्कृष्ट होते हैं, ये इस लाइन का मतलब है। मंदिर निर्माण की शैलियां कौन कौन सी है? तो प्राचीन पुस्तक में वास्तुशास्त्र में मंदिर निर्माण की 3 शैलियों के बारे में उल्लेख किया गया है। मौजूदा संरचनाओं में से अधिकांश दक्षिणी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में स्थित है। तो चोल, चेरा और ककातिया, पांड्या, पल्लव, गंगा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसलास और विजयनगर साम्राज्य जैसे विभिन्न सम्राटों और साम्राज्यों ने द्रविड़ वास्तुकला के विकास में काफी योगदान दिया है। ठीक है, तो सभी साम्राज्यों का और राजाओं का अपने अपने समय में वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वास्तुकला की यह शैली उत्तर भारत के कुछ हिस्सों जैसे कि तेली का मंदिर ग्वालियर में, भितगांव, बैताल, देवला, भुवनेश्वर में, पूर्वोत्तर और मध्य श्रीलंका में भी मिल सकता है। इसके अलावा जो तमिलकम के दौरान एक राजा को प्रकृति द्वारा दिव्य माना जाता था और धार्मिक महत्व था।
राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि था और कोयला में रहता था, कोयल में रहता था, जिसका अर्थ है भगवान का निवास। ठीक है, तो जहाँ पे भगवान रहते थे या राजा रहते थे, राजा को जो है भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था, और जहाँ वो रहते थे उसको कोयल माना जाता था। इसका मतलब है कि भगवान का निवास। मंदिर के लिए आधुनिक तमिल शब्द कोयल है। तो माया माता और मानसर शिल्पा ग्रंथ 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक परिसंचरण में होने का अनुमान है। तो ये इसकी जो काल निर्धारण किया जाता है मानसर शिल्प ग्रंथ का, कि ये 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास ये हुआ था। मतलब ये ग्रंथ की जो काल निर्धारण है। वास्तुशास्त्र, डिजाइन, निर्माण, मूर्तिकला और जॉइनरी तकनीक की द्रविड़ शैली पर एक गाइड बुक है। ये जो मानसर शिल्प है, ये एक तरह से जो है द्रविड़ शैली की जो शास्त्र, डिजाइन, निर्माण और मूर्तिकला और जॉइनरी तकनीक की एक गाइड बुक है। उत्तर भारत में वराह वराह मिहिर होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वराह वराह मिहिर द्वारा बृहत संहिता 6ठी शताब्दी से व्यापक रूप से उद्कृष्ट प्राचीन संस्कृत पुस्तिका है, जो हिंदू मंदिरों की नागर शैली के डिजाइन और निर्माण का वर्णन करती है। तो आपने द्रविड़ शैली को के बारे में जाना और नागर शैली। आगामा तमिल और संस्कृत ग्रंथों का एक संग्रह है, जो मुख्य रूप से मंदिर निर्माण और मूर्ति के निर्माण में देवताओं, दार्शनिक सिद्धांतों, ध्यान प्रथाओं, 6 गुना इच्छाओं और 4 प्रकार के योग की प्राप्ति के तरीकों का गठन करते हैं। ठीक है, तो ये आगामा जो संस्कृत ग्रंथों का संग्रह है, उनमें इस प्रकार की चीजों का वर्णन है। तो विभिन्न अवधियों के इसके प्रभाव क्या क्या है, ठीक है, वास्तुकला में दक्षिण भारत के। तो पहले संगम काल में जो है 300 बीसी से 300 ईस्वी तक, यानी कि जो क्राइस्ट थे, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले और उनके 300 साल बाद। ठीक है, तो करंट एरा जो 300 ईस्वी और उससे जो पहले, ठीक है, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था उससे 300 साल पहले। तो ये इस तरह से उसको पढ़ा जाता है। तो प्रारंभिक चोल, चेरा और पांडियन साम्राज्यों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में तमिल देवता के मुरुगन, शिव, अम्मान और थिरुमल यानी कि विष्णु देवताओं को ईट मंदिर शामिल थे। तो इन देवताओं के जो ईट मंदिर पहले से शामिल थे, इनमें से कई आदि चानल्लूर, काविरपुम, पुमपुरहर पट्टिनम, मुश्किल नाम है, और महाबलीपुरम के पास खोजे गए। और पूजा की इन कविताओं की निर्माण योजनाओं को संगम साहित्य की विभिन्न कविताओं में कुछ विस्तार के साथ साझा किया गया है। इस तरह का एक मंदिर 2005 में पाया गया, जो कि सावनकुप्पन मुरुकान मंदिर 3 परतों में शामिल है। ईट मंदिर में सबसे कम परत, दक्षिण भारत में अपनी तह का सबसे पुराना है और मुरुकान को समर्पित सबसे पुराना मंदिर है। यह राज्य में पाए जाने वाले केवल 2 ईट मंदिरों में से एक है। पल्लव हिंदू मंदिर दूसरा है, आ, मतलब पहला जो है पल्लव हिंदू मंदिर, दूसरा है भगवान विष्णु को समर्पित तो वेपाथुर में विट्रिनरुंत पेरुमल मंदिर। तो शुरुआती मध्ययुगीन तमिलकम के राजवंशों ने इन ईंटों के कई मंदिरों के संरचनात्मक परिवर्धन का विस्तार और निर्माण किया। मदुरै मीनाक्षी अम्मान मंदिर से कामुक कला, प्रकृति और देवताओं की मूर्तियां, और संगम काल से श्री रंगनाथन स्वामी मंदिर की तारीख, ये चीजें यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। इसके बाद जो है थोड़ा बहुत बादामी चालुक्य के बारे में इसमें बताया गया है। पल्लवों के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पल्लवों के बारे में, तो इन्होंने जो है क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं मंदिर निर्माण के संदर्भ में, तो इसमें इसकी बात की गई है। ठीक है, तो आपको बेसिकली द्रविड़ शैली, नागर शैली, ठीक है, इनका पता होना चाहिए। तो मोनोलिथिक मंदिर जो है किसे बोला जाता है, तो मोनोलिथिक मंदिर जहां पर प्राकृतिक चट्टान पूरी तरह से एक ही चट्टान को काटा जाता है, मतलब एक बड़ी सी चट्टान है उसको काटते काटते मंदिर का शेप दे दिया, तो उसको बोला जाता है मोनोलिथिक मंदिर। ठीक है,
इसके अलावा इस गेस्ट पेपर में जो आपको एक महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों का सेक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक वर्ड में आपको टॉपिक दिया जाता है। इग्नू के प्रश्न पत्र में भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 100 शब्दों में। 100 शब्दों में आपको देना होता है, और तो उसमें इसी तरह के वर्ड मेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सामंतवाद, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामंतवाद का अर्थ क्या था? सामंतवाद का अर्थ था कि राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदार को दी जाती थी उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। तो धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। इनके अधीन छोटे जमींदार तथा उसके नीचे किसान एवं अंत में भूमिहीन अर्धदास होते थे। इस प्रकार राजा से लेकर अर्धदास तक संबंधों की एक कड़ी बन जाती थी जिसका आधार भूमि था। समझे? तो भूमि है, ये मेन चीज है, ठीक है। और इस पे जो है, इस भूमि का मालिक कौन होता है? राजा द्वारा जो जो जमीन है वो मालिक राजा के पास है, जो मतलब पूरी अधिपति जो है राजा है। तो जमीन जो है राजा द्वारा धनी सरदार को दी जाती थी, तो वो जागीर कहा, जिसे जागीर कहा जाता था, उसे जागीर कहा जाता था। और धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। तो जमीन जागीर हो गया है, और जो सरदार है जिसने उसको धारण किया या जिसको दिया गया वो जागीरदार हो गया, या उसे सामंत भी कहते थे। तो इनके अधीन छोटे छोटे जमींदार थे, ठीक है, उनके नीचे, और उसके नीचे जो है किसान एवं अंत में भूमिहीन थे, ठीक है। तो छोटे छोटे जमींदार थे, पहले सामंत, सामंत के नीचे जो है छोटे छोटे जमींदार, जमींदार जो है वो किसानों को जमीन दे देते थे किसानी करने के लिए। और जो किसान जो है लेबर लगा लेते थे, मतलब जो जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, जो भूमिहीन जिसे बोलते हैं, या अर्धदास होते थे। तो इस तरह से जो है एक कड़ी चलती आ रही है, ठीक है। राजा ने सरदार, धनी सरदार को दिया, जिसे सामंत बोला गया। सामंत ने सामंत को जागीरदार भी कहते हैं। तो सामंत जो है, सामंत के नीचे जो है कई छोटे छोटे जमींदार होते थे, जमींदारों के नीचे कई छोटे छोटे किसान होते थे। किसान जो है भूमिहीनों से खेती में करवाते थे। तो ये है। यद्यपि जो भारतीय सामंतवाद की धारणा की मूल संरचना अछूती ही रही है, जो एक और व्यापार एवं शहरीकरण और दूसरी ओर सामंतवाद के बीच विरोधाभास को इंगित करती है। तो सामंतवाद के 3 प्रमुख तत्व थे, जैसे जागीर हो गया, संप्रभुता हो गया और संरक्षण हो गया, ठीक है। तो जागीर जमीन हो गई, उस पर किसका मालिकाना हक है, ठीक है, संप्रभुता। और वो जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन संरक्षण में दिया जाता था। वो जमीन किसी एक के संरक्षण में रहती थी, ठीक है। तो कानूनी रूप से राजा या सम्राट समस्त भूमि का स्वामी होता था, और समस्त भूमि विविध श्रेणियों की स्वामित्व में के सामंतों में और वीर सैनिकों में विभक्त थी, और भूमि जो धन और संपत्ति का साधन समझी जाती थी। तो इस तरह से इस व्यवस्था के कारण समाज अनेक वर्गों में बट गया था। उच्च वर्ग को प्राप्त असीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे, उन्होंने क्या शोषण की प्रवृत्ति उनके अंदर आ गई थी, और वे निम्न वर्ग के संबंधों में कटुता पैदा कर दी थी। तो सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत अपने से नीचे के वर्ग का शोषण करना और उच्च वर्ग अपना यह अधिकार मानता था। तो ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है कि जिसके पास पावर आएगा और जिसके पास पोजीशंस आएगा वो अपने से नीचे वालों को दबाएगा, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इस तरह से जब सामंतवाद इसलिए खराब समझा गया क्योंकि इसने जो है एक कुछ वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा पावर प्रदान कर दिया, और उनके पास जो है संपदा उनके हाथों में दे दी। तो उन्होंने जो है अपने नीचे वालों का शोषण किया, उनके नीचे वालों ने अपने नीचे वालों का शोषण किया। तो इस तरह से ये एक जो है शोषणवादी व्यवस्था बन गई। नेक्स्ट है कि अरब आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव। ये प्रश्न पूछा गया, इस सामंतवाद वाला प्रश्न भी आया था इग्नू के प्रश्न जो पेपर हुए थे एग्जाम प्रश्न पत्र में। और अरबों के आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव, ये भी प्रश्न आ चुका है और ये असाइनमेंट में भी पूछा गया है। इसके अलावा छछनामा, ये छछनामा, इसमें ठीक कीजिएगा, इसको छ है यहाँ पे, छछनामा।
तो ये दोनों मिक्स है, अरबी आक्रमण और छछनामा। तो आपसे अगर छछनामा पूछे, ठीक है, तो आप भी सेम आंसर लिखेंगे इसी में से बना करके। और अगर अरबों के आक्रमण के बारे में पूछे तो भी आपका आंसर यही रहेगा। अरबों के आक्रमण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में पूछे तो भी इसका आंसर ये रहेगा। तो छछनामा जो 1226 सीई में फारसी में अली कुफी द्वारा लिखित सिंध के इतिहास का एक प्रमुख ऐतिहासिक लेख है। इसमें सरकार, राजनीति आदि के बारे में विस्तृत जानकारी है ये किताब जो है। और छछनामा सिंध विजय की जानकारी के अलावा सिंध के इतिहास पर अन्य प्रकार की सूचनाओं का भंडार भी है। ठीक है। तो जो सिंध में जो राजा थे, राजा दहीर, तो उनके शासनकाल से लेकर के और हिस्ट्री जो उस सिंध की है उसमें पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारी सूचनाएं सिंध प्रांत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है अरबों के बारे में भी और युद्धों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसे तथा अरब प्रायद्वीप के अन्य ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि सिंध पर अरब विजय से भारतीय और अरब दोनों देशों के व्यापार, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसके आगे है कि अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध और दक्षिण पंजाब यानी कि मुल्तान क्षेत्र जो कि पाकिस्तान में इस समय है के क्षेत्रों को जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम अल साफी की कमान के तहत शासन की एक अलग प्रणाली लागू करने, नई कानूनी प्रणाली की शुरुआत और पुराने जातियों कस्बों में विदेशी सेटलर्स के लिए अलग से व्यवस्था करने की वजह से इस क्षेत्र में काफी तेजी से सामाजिक और आर्थिक और जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ। जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या में, मतलब जो है बाहर से लोग आने लगे, कुछ इधर से उधर जाने लगे। तो इस तरह की जो चीजें चेंजेस होते हैं रहन सहन में, बस्तियों में, सेटलमेंट्स में, तो उसे जनसांख्यिकी बोला जाता है। इन उपनिवेशों में अधिकारियों और सेना के लोगों के अलावा पूर्व में चीन और पश्चिम में अफ्रीका के क्षेत्रों में विभिन्न देशों से के बीच थलचर और समुद्र पार व्यापार में लगे व्यापारियों को भी बसाया गया था। ठीक है। तो सिंपली कोई भी जब दो युद्ध होते हैं राजाओं के बीच में, तो अगर कोई एक जीतता है तो वो अपनी कानून व्यवस्था जो है उस विजित जिस राज्य को उसने जीता है वहां पर वो लागू करता ही है। ठीक है। तो इस तरह से जब मोहम्मद बिन कासिम को फाइनली जब विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने जो है अपने जो अलग कानून प्रणाली थी और नई कानून प्रणाली जो उनकी थी और शासन की अलग प्रणाली को उन्होंने लागू किया था। ठीक है। और इसके अलावा कुछ कस्बे और विदेशी सेटलर्स भी वहां पर को रहने की व्यवस्था उन्होंने की थी। तो काफी सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से और जनसांख्यिकी रूप से और सांस्कृतिक रूप से इसमें समाज में परिवर्तन हुए। तो छछनामा से हमें यह पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जाति व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। योहनान फ्रेडमैन जो कि एक विद्वान है, उन्होंने छछनामा का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया। अपने विश्लेषण में उन्होंने बताया कि कासिम ने अपने राज्य की सामाजिक परंपराओं का बिना शर्त समर्थन किया तथा उसने उच्च जाति के लोगों के विशेष अधिकार को बनाए रखने तथा निम्न जाति के मान गरिमा को घटाने की मंजूरी दी। तो इस छछनामा जो पुस्तक है इसके अध्ययन से और भी इधर उधर से जो भी हमें इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, जैसे कि योहानन फ्रेडमैन ने कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने जो भी समाज में हो रहा था, जैसे कि ऊंच नीच का जो सिस्टम चल रहा था, तो उन्होंने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और जो ब्राह्मणवाद जो एक तरीके से विचार था तो उसको भी उन्होंने बरकरार बनाए रखा। ठीक है। वह ब्राह्मणों को अच्छे और वफादार लोगों के रूप में बुलाता था और ब्राह्मणवाद के प्रभावहीन होने पर उन्हें उसी स्थिति में फिर से नियुक्त किया गया जिस पद पर वो हिंदू राजवंश के समय तैनात थे। तो जो ब्राह्मणवाद था, जो पुरोहित वगैरह थे, जो पुरोहितवाद था, वो हिंदू राजाओं के समय जिस पोजीशंस पे थे, बाद में जब ये अरब राज्य स्थापित हुआ जब, तो इनको भी सेम ही पद जो है दिया गया।
तो इस तरह से समझ में आता है कि समाज की कुलीन लोगों ने को उसने राणा की उपाधि दी और आम लोगों को भी उनकी इच्छा के अनुसार पूजा करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था, बशर्ते वे अरबों को वैसा ही कर देते रहे जैसा कि उन्होंने राजा दहिर को चुकाया था। उसने मंदिर उसने उन्हें मंदिर बनाने, अपने त्योहारों और समारोह को मनाने और ब्राह्मणों के साथ पहले जैसा संवेदनापूर्ण व्यवहार करने की अनुमति दी। तो बेसिकली क्या है कि जो इस सब उन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ तो नवीन व्यवस्था की थी। तो ये बेसिकली समझ में आता है कि जो बाहर बस्तियां बसाने के लिए और जनसंख्या की चेंजेस लाने के लिए किया गया था, और लेकिन मूलतः जो समाज में, भारतीय समाज में जो चीजें थी, धर्म को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, ब्राह्मणवाद को लेकर के, वो त्यों की त्यों बनी रही। और इसके साथ ही ये भी छूट दिया गया कि आप सब लोग जो है अपना जो है आप धार्मिक पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं था, बस बशर्ते उन्हें टैक्स मिलते रहना चाहिए जैसा कि टैक्स पहले दिया जाता था राजा दहिर को। तो इस तरह से है इस्लामी। तो आपने देखा इस प्रश्न में छछनामा के बारे में भी है, और अरबों के जब अरब जीत गए सिंध का क्षेत्र, तो वहां पे क्या क्या जो है चेंजेस आए, सांस्कृतिक चेंजेस, तो इसके बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया। इसके अलावा जो है धार्मिक क्या परिवर्तन आए, इसमें भी थोड़ा सा इस पैराग्राफ में है। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो धर्मांतरण की जो घटना थी स्टार्टिंग में, वो जो दलित समुदाय था, ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो है इस्लाम में परिवर्तन हुए, क्योंकि उस समय जो समाज में था, जो लोगों की वजह से, हालांकि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि वर्ण सिस्टम है, लेकिन लोगों ने जो है समाज में जो प्रभावशाली जो तबका था, उसने इसको फिक्स कर दिया और ये जाति व्यवस्था में चेंजेस हो गए। तो समाज में बहुत ही ज़्यादा जो है सोसाइटी में शोषण हुआ लोगों का, ठीक है। तो इस वजह से जो जिनके साथ शोषण हो रहा था, उन लोगों ने जो है ऑब्वियसली जब देखा कि हाँ जो नया धर्म है, इसमें जो है लोगों को ज़्यादा बराबरी का हिसाब से मौका दिया जाता है, तो लोगों ने जो है काफ़ी बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म की तरफ जो है बढ़े। तो ये इस टॉपिक में दिया गया है जो इग्नू की पुस्तक में से। और लेकिन सिद्दीकी ने भी उल्लेख किया है कि ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच धार्मिक तनाव के कारण सिंध में रहने वाले जो बौद्ध थे, वो भी अरबों के संपर्क में आकर इस्लाम में धर्म में परिवर्तन किया गया था उनको। सिद्दीकी कहते हैं कि सद्भावना और दोस्ती के इस माहौल के बाद में जो विदित क्षेत्र में इस्लाम में धर्मांतरण की जो वजह से मुस्लिम शासन को मजबूत करने में मदद मिली। ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा लोग जब कन्वर्टेड हो गए, तो वहाँ पे सिंध में जो है एक मजबूत मुस्लिम शासन को वहाँ पे बैठाने में मदद मिला। तो अरबों और भारतीयों के बीच में इस तरह से शांतिपूर्ण पारस्परिक विचार विमर्श से भारत और इस्लामी दुनिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। याद रखिए कि जब भी युद्ध होता था तो दो राजाओं के बीच होता था, पब्लिक के बीच में नहीं होता था, ठीक है, और ना ही पब्लिक इन्वॉल्व होती थी। ये मास लोग जो थे उनसे कोई मतलब नहीं था कि कौन हार रहा कौन जीत रहा। उनको केवल इतना पता होता था कि कोई भी हारे कोई भी जीते, बस हमें जो है टैक्स देना है, हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो कानून व्यवस्था में थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव होगा, ठीक है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग ही लड़ते थे, इधर से भी और उधर से भी, जो भी हो। तो इस तरह से तो जब राज्य जिस राजा के अधीन हो जाता था, तो राज प्रजा भी जो है उसी माहौल में ढलने लगती थी। तो ये नॉर्मल है। हिस्ट्री में आप डीप में जाएंगे तो आपको सारा जो है राजाओं महाराजाओं के जो युद्ध हुए हैं, फिर किसने क्या जीता, फिर उसने जो है अपने हिसाब से वहाँ पे समाज में जो कानून व्यवस्था जो है राज व्यवस्था स्थापित किए, तो फिर लोग उसके अनुसार ही ढल गए। तो ये भी कोई बड़ी नई बात नहीं है। अरब आक्रमण के बौद्धिक क्या प्रभाव थे? ऑब्वियसली जब बौद्धिक प्रभाव की बात होती है, तो इसमें हम बात करते हैं जो साहित्य हो गए, चिकित्सा हो गया, ठीक है, इलाज से संबंधित, आयुर्वेद हो गया, यूनानी पद्धति हो गई, गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव हमें दिखता है कि अरब और भारत में काफी इसका जो है आदान प्रदान हुआ। तो इसको हम बौद्धिक प्रभाव के बारे में बोलते हैं कि ये बौद्धिक प्रभाव रहा है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करा देता हूं। जी हाँ, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। तो दर्शन शास्त्र यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दार्शनिक दार्शनिक चिंतन मूलतः जीवन की, जो दार्शनिक चिंतन होता है वो मूलतः जीवन की अर्थवत्ता को की खोज है। मतलब कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ठीक है, कहाँ जाएंगे, इस तरह की जो चिंतन करते हैं ये दार्शनिक चिंतन ही कहलाता है। तो वस्तुतः ये जो है दुनिया किसने बनाई है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, तो इस तरह की चीजें जो है, तो दर्शन शास्त्र स्वतत्व तथा समाज और मानव चिंतन तथा संज्ञान की प्रक्रिया के सामान्य नियमों का विज्ञान है। तो दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में भी एक है। प्राचीन ग्रीस के एथेंस में दर्शन शास्त्र की गोष्ठी, दर्शन उस की गोष्ठी होती थी, ठीक है, और दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। तो व्यापक अर्थ में तो ऑब्वियसली जो दर्शन शास्त्र है एक तरह की विद्या है जो सत्य और ज्ञान की खोज करता है। और इसके और अर्थ को अगर थोड़े व्यापक रूप में देखें तो दर्शन तर्कपूर्ण, विविध पूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार की कला है, ठीक है। कोई भी आपको बात आपके सामने रखी गई है तो आप उसको विश्लेषण करते हैं कि ये तर्कपूर्ण है कि नहीं है, ठीक है, ये विधिवत है कि नहीं है, क्रमबद्ध है कि नहीं है। तो इस तरह के जो विचार हैं एक मनुष्य के अंदर वही ले सकता है जिसके अंदर जो है दर्शन शास्त्र की ये कला हो, ठीक है, विचार विमर्श की। तो इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। आपके अंदर ये तब आएगा जब आपके पास ये अनुभव होगा और आप कई सारी परिस्थितियों यानी कि एक्सपीरियंस आपके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा जब होने लगेंगे, अनुभव, तब आपके अंदर ये जो दर्शन की जो इनपुट्स है अपने आप जो है आ जाएंगे, आप जो है बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हो जाएंगे। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अपने अनुभवों एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया है। अच्छा, भारतीय दर्शन का इतिहास, आपसे प्रश्न दर्शन शास्त्र के बारे में पूछ देगा, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे भारतीय दर्शन के बारे में बताइए तो आपको ये टॉपिक जो है इंक्लूड करना होगा कि भारतीय दर्शन का इतिहास अत्यंत पुराना है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित दर्शन है। इसके जड़ तक जाना असंभव है, किंतु पश्चिमी फिलोसफी के अर्थों में दर्शन शास्त्र पद का प्रयोग सर्वप्रथम पाइथागोरस ने लिखित रूप से किया था। लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास इतना पुराना है कि हम ये जान ही नहीं सकते कि कहाँ से आया है, इसकी जड़ कहाँ तक है, ठीक है। हम जब रामायण में भी देखते हैं तो एक तरह से उसमें भी कई सारी फिलोसफी की बातें हैं, तो वो तो दसियों हजार साल पुराना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, उससे भी पुराने पुराने जो है हमारे पास इस तरह की जो मतलब परंपराएं आ रही हैं सुनने में, जो कि अगर हम बात करें तो हमारे जो है जो दर्शन शास्त्र है उसमें ये दर्शन शास्त्र को जैसे इसमें बोला गया है कि जो पश्चिमी फिलोसफी है उनके जो पाइथागोरस थे उन्होंने लिखित रूप से सबसे पहले इसका प्रयोग किया था दर्शन शास्त्र का। लेकिन हमारे जो भारतीय दर्शन शास्त्र की जो इतिहास है इसमें जो है हमें मिले, बहुत पीछे जाएंगे तो कुछ धार्मिक ग्रंथ मिलते चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो किसी ने अगर इसकी ब्रांच स्थापित की हो ऐसा कुछ भी नहीं है। विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में दर्शन को प्लेटो ने विकसित किया था। उसकी उत्पत्ति दास स्वामी समाज में एक ऐसे विज्ञान के रूप में हुई जिसने वस्तुगत जगत एवं स्वयं अपने विषय में मनुष्य के ज्ञान को के सकल योग को ऐक्यबद्ध किया था। यह मानव इतिहास के आरंभिक सोपानों में ज्ञान के विकास के निम्न स्तर के कारण सर्वथा स्वाभाविक था। सामाजिक उत्पादन के विकास और वैज्ञानिक ज्ञान के संचय की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न विज्ञान दर्शन शास्त्र पृथक होते गए और दर्शन शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित होने लगा। तो इस तरह से चीजें हैं, आप इन्हें देख लीजिए। अभी जो काफी लंबा समय हो गया है, ठीक है, तो इसको यहीं पे रोक देते हैं, दर्शन शास्त्र अथवा फिलोसफी। मैं देखूंगा समय मिला तो मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा और इसमें
कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न मैं कोशिश करूंगा कि आपको करा दिया जाए। अभी के लिए दैट्स ऑल।